शुक्रिया रोशनी। अब लगभग हम लोग अंतिम समय में आ गए हैं और अशोक सर बार बार जाने की बात कर रहे हैं और मैं तो अभी तक जो खाना खा के आई हूँ उस व्यंजन के ही स्वाद में हूँ। और आज की अपने वक्तव्य की शुरुआत भी मैं एक व्यंजन से करना चाहूँगी सर। आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैं मेरी जो अभी मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो बिहार का गया क्षेत्र है और ये मगध में आता है और मगध में एक व्यंजन है। व्यंजन का नाम है विरज। विरज के बारे में मैं दो बातों की ओर संकेत करना चाहूँगी। पहली बात यह है कि इस व्यंजन को केवल जनेऊधारी पुरुष बना सकता है, यानी स्त्री, अल्पसंख्यक और दलित इसको बनाने की प्रक्रिया से दूर हैं। दूसरी बात, इस व्यंजन जहाँ ये व्यंजन बनाया जाता है उस जगह महिलाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। और ये बात मैं बहुत दुख के साथ फरवरी 2025 में आप लोग को बता रही हूँ, जहाँ हम ये दावा करते हैं कि हम सभ्य और आधुनिक समाज के नागरिक हैं। ये और अभी पिछले दिनों मुझे याद आता है, मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकती कि हम सभ्य नागरिक नहीं हैं या आधुनिक नहीं हैं। अब हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, उस पर एक महिला आसीन है। हमारा देश का जो बजट है अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक चंद्रयान 2 की सफलता के लिए महिलाओं को धन्यवाद दे रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्यंजन, साधारण सा व्यंजन विरज, जिसको बनाने में महिलाओं का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है। तो ये बातें मैं इसलिए इस बात से मैंने अपनी शुरुआत की कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी संस्कृति है, ये जो पूरा वर्चस्व है, ये किसका बनाया हुआ है और किसके खिलाफ है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सत्ता वर्ग होता है वो उसकी 3 प्रक्रिया होती है। पहली कि वो प्रतीक बनाते हैं, दूसरी कि वो प्रतीकों का समाजीकरण करते हैं और तीसरी बात कि ये जो प्रतीक हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के द्वारा वो हस्तांतरित होता चला जाता है। इसीलिए विरज की बात करना मुझे लगा कि आज जरूरी है। संस्कृति का केंद्रीकरण और एकाधिकार नए सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और जो सत्ता के सबसे निकट होगा, सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ एक वर्ग वो होगा जो सत्ता से दूर होगा या जिसने आज तक सत्ता का सुख लिया ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि वो जो वर्ग होगा वो उससे दूर होगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जो वर्ग सत्ता से दूर है, जो हाशिए का वर्ग है, तो उसके पास वो प्रतिपक्ष में क्या रचेगा, उसके पास क्या औजार है, क्या टूल्स है। तो मुझे लगता है कि जो हाशिया का वर्ग है वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए अपनी सामूहिक स्मृतियों, जिसका आज कई बार जिक्र हुआ, अपनी सामूहिक स्मृतियों को, मुहावरों को, इतिहास को, प्रतीकों को, मिथकों को वो इस वर्चस्वकारी संस्कृति के खिलाफ प्रयोग करेगा, उसको प्रतिपक्ष वो रचेगा। क्योंकि मेरे सत्र का विषय कृष्णा सोक्ति है, महाश्वेता देवी है और इस्मत चुगताई है। तो मैं देखती हूँ कि जो तीनों महिला लेखिकाएं हैं वो उनका जो पूरा साहित्य है वो किसी एक व्यक्ति का, एक समूह का, एक जाति का, एक लिंग का साहित्य नहीं है, बल्कि वो एक बहुभाषिक संस्कृति का संघर्ष साहित्य है जो अपनी पहचान सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वे अपने अनुभव के दायरे में कुछ सीमित नहीं रखती हैं, बल्कि अपनी भाषा, अपने कथ्य, अपने विचारों के माध्यम से अपने औपन्यासिक संसार का निर्माण करती हैं। यह जनतांत्रिक मानवीय मूल्यों में निहित है, जिससे पाठक और रचनाकार दोनों के बीच सार्थक संवाद की शुरुआत होती है। कृष्णा सोक्ति, महाश्वेता देवी और इस्मत चुगताई अपने उपन्यासों में भारत के लंबे कालखंडों में हुए राजनीतिक,
सांस्कृतिक आर्थिक उपन्यासों को ही आर्थिक उपस्थिति ही दर्ज नहीं करती, बल्कि उसमें वो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों पर परिवर्तन के प्रभाव को भी अपने उपन्यास में केंद्रितता से स्थान देती हैं। सांस्कृतिक बोध से अभिसिंचित रचनाकार अपने समय, समाज, परंपराओं के साथ इतिहास से अर्जित अनुभवों का अपने औपन्यासिक संसार में के निर्माण के लिए वो उसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। हम पिछले दिनों पिछला जो सत्र हुआ, कल जो सत्र हुआ, उसमें कई बार मैंने देखा भाषा पे बहुत बातचीत हो रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि जिंदगी नामा तो पंजाबी भाषा में है। तो हम देखते हैं, चाहे वो कृष्णा सोबती हो, चाहे इस्मत चुगताई हो, या फिर महाश्वेता देवी हो, ये अपनी भाषा के शब्दों को या अपनी भाषा में ही अपनी रचनाओं को लाने का प्रयास करती हैं। इसके पीछे जब मुझे वजह मैंने सोचने की कोशिश की तो एक कारण मुझे समझ में आया। कारण ये था, एक नगोगे थियोंगो कहते हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके विषय में वो कहते हैं कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो राजनीतिक रूप से तो भले स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक सांस्कृतिक रूप से उनके गुलाम ही हैं। तो ऐसे जो देश जो सांस्कृतिक रूप से किसी दूसरी दुनिया के उपनिवेशी देश हैं, तो उन्हें अपनी भाषा में ही अपने साहित्य को लिखना चाहिए, क्योंकि आप जब अपनी भाषा में अपने साहित्य को लिखते हैं तो आप बहुत सशक्त होकर अपना प्रतिरोध रचते हैं। इसीलिए अपनी भाषा, अपने बिंब, अपने प्रतीक में जब हम अपने उपन्यास या अपनी रचना में उसका प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सशक्त होकर हमारे सामने आती है। एक बात और जो मैंने समझने का प्रयास किया, मित्रों मरजानी के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी शाहनी के बारे में और शेरा के बारे में। अभी फिलहाल दो बातें मैं ध्यान से सुन रही थी। संजय जी ने शाहनी के बारे में कहा कि वो अपने लोग को प्रेम करती है, अपनी जमीन को प्रेम नहीं करती, और फहीम जी ने कहा कि वो शाहनी को इसलिए मार नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर मातृत्व जैसी चीजें उसने अनुभव की थी शाहनी के द्वारा। एक बात और, कोई भी देश होता है वो केवल राजनीतिक संबंधों के कारण ही वहाँ के सामाजिक संबंध नहीं बिगड़ते, उसमें आर्थिक मसला भी बहुत जरूरी मसला होता है। आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक जो रिश्ते होते हैं बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बदलते हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जिक्र होता है कि शाहनी जा रही है, जो आप बात कर रहे थे कि शाहनी जा रही है और उसको याद आ रहा है कि ये ज़मीनें शाहजी की थी, जहाँ तक देख रही हूँ खेत मेरे ही थे, ये सारे कुएं मेरे थे, ये यहाँ ज़मीन नहीं सोना उगलती थी ज़मीनें, ऐसे वो याद करती है। तो ये जो याद कर रही है वो कहाँ से याद कर रही है? अपनी स्मृति से, उसकी स्मृति में ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जब शेरा है, शेरा क्या याद कर रहा है? जब वो सोच रहा है कि ये जो पूरी संपत्ति है वो संपत्ति तो हमारी थी, मेहनत तो हमने किया, इन्होंने क्या किया, हम खटते रहे और ये अमीर होते रहे। तो वो अपनी स्मृति का वहाँ पे प्रयोग कर रहा है। दोनों में मैं किसी को गलत नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों के पास अपने अनुभव और अपनी स्मृतियाँ हैं जिसका वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हैं। अब मैं महाश्वेता देवी पे अपनी बात कहूँगी और मुझे लगता है 5-7 मिनट और होंगे मेरे पास। महाश्वेता देवी, अभी मैं दिल्ली में हूँ और अपने जीवन में दूसरी बार दिल्ली आई हूँ, और जब मैं महाश्वेता देवी के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला। द्रौपदी जो दिल्ली के विश्वविद्यालय में थी और उसे फिर हटा दिया गया, ये आप बेहतर मुझसे जानते होंगे कि क्यों हटा दिया गया। तो आज मैं उसको केंद्र में रख के अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। महाश्वेता देवी इतिहास, कल्पना और तथ्यों के माध्यम से अपने कथा संसार का निर्माण करती हैं और इतिहास दृष्टि को औपन्यासिक संसार के रूप में जब भी वो रूपांतरण करती हैं तो बहुत सावधानी से करती हैं। उनकी सुलझी हुई इतिहास दृष्टि उन्हें वर्चस्वशाली विमर्श से बचाती है।
आप एक बात और याद रखिए, महाश्वेता देवी का एक उपन्यास था झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा का भी एक उपन्यास था झांसी की रानी। तो महाश्वेता देवी जब झांसी की रानी लिख रही हैं तो वो उनके अनुभव, उनके सामाजिक अनुभव, उनके इतिहास वाली झांसी की रानी है। और वृंदावन लाल वर्मा जब लिख रहे हैं तो वो प्रभुत्वशाली विमर्श से उभरी हुई झांसी की रानी है। तो इन दोनों की झांसी की रानी एक झांसी की रानी नहीं है। द्रौपदी की बात कर रही हूँ, द्रौपदी आदिवासी स्त्री है, वो उनके अनुभव से उपजी है। और महाभारत की जो द्रौपदी है वो उनके मानवीय उस समय के जो मूल रहे होंगे जहाँ स्त्री वस्तु थी उससे उपजी हुई स्त्री है। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वो कपड़े की इच्छा रखती कि मेरी इज्जत किसी तरह से बच जाए। इस द्रौपदी का जब बलात्कार होता है सेना के द्वारा और फिर जब उसको सेना के सामने प्रस्तुत किया जाता है, सुबह अधिकारी कहते हैं कि लाइए हमारे पास उसको, तो लोग जाते हैं, कहते हैं लो ये कपड़े पहने और आप चलो, वो कपड़े फेंक देती है। उसी अवस्था में वो जाती है अफसर के पास, वो बहुत डट के कहती है तुम मेरे कपड़े तो उतार सकते हो लेकिन मेरे कपड़े पहनाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो ये एक प्रतिरोध है जो महाश्वेता देवी के उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। पाँच मिनट और मैं बस खत्म करूंगी अपनी बात। महाश्वेता देवी जब मैं इस विषय पे सोच रही थी तो एक दो बातें और मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये है इस्मत चुगताई है या फिर महाश्वेता देवी हैं या फिर कृष्णा सोबती हैं, इनका परिवेश बिल्कुल अलग अलग है, इनका जो भाषा है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। और क्योंकि महाश्वेता देवी एक्टिविस्ट रही हैं, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम किया है, तो वो जब लिखती हैं तो वो जो सबाल्टर्न दृष्टिकोण है वो उनके कथा संसार में हमें देखने को मिलता है। और जिस दृष्टि से अभी तक साहित्य में बहुत कम लिखा गया और अब लिखा जाना शुरू हुआ है, तो एक उपन्यासकार के लिए बहुत जरूरी है कि जो उसकी औपन्यासिक दृष्टि है वो बहुत सुलझी हुई हो, उसका जो इतिहास बोध हो वो सही हो, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ा है। अगर वो गलत लिखेगा तो वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों के इतिहास बोध के साथ खेल करेगा। तो साहित्यकार का सजग इतिहास बोध बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अब मेरा समय हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।